यू गायत्री कॉलेज सांचौर की आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने इस माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है और माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप के बारे में डिस्कस किया था। जीवाणु संरचना किस प्रकार की होती है, कोशिका संरचना किस प्रकार की होती है, इत्यादि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी का सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी से रिलेटेड है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक, जीवाणु के सामान्य लक्षण। बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, बैक्टीरियल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इसको। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में जाना जाता है। इस जीवाणु की या इस कोशिका की आकार में जब देखते हैं तो ये लगभग कुछ माइक्रोमीटर से आधे मिलीमीटर तक होता है। तो एक अत्यंत ही छोटे प्रकार का जीव है। ये जीव इस पृथ्वी पर सभी जगह पाया जाता है। यूनिवर्सल ऑक्यूपाई है इसकी, जल के अंतर्गत, स्थल में, वायुमंडलीय क्षेत्र में, जमीन की निचली सतह पर ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पर हमें बैक्टीरिया की उपस्थिति देखने को नहीं मिलती। इस पृथ्वी पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका यूकैरियोटिक होती है और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में अधिक डेवलप मानी जाती है, डेवलप होती है। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस पृथ्वी पर प्रोकैरियोटिक सेल्स युक्त ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए और इसके बाद में यूकैरियोट। यूकैरियोट से लगभग ये जीवाणु 2 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। अधिकांश बैक्टीरिया, जिसमें से 99% बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, केवल 1% बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं और विभिन्न प्रकार की डिजीज को स्प्रेड करते हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी, हैजा इत्यादि प्रकार की। बैक्टीरिया की खोज का श्रेय जाता है वो एंटन वॉन लुवेनहॉक को जाता है। एवी लुवेनहॉक ने 1676 में सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। इसलिए खोजकर्ता का श्रेय एंटन वॉन लुवेनहॉक को जाता है। बैक्टीरिया शब्द एक ग्रीक शब्द से विकसित हुआ जिसका नाम मतलब होता है स्मॉल स्टफ। तो सबसे पहले बैक्टीरिया स्मॉल स्टफ से डेवलप हुआ था, स्मॉल स्टफ के रूप में उसको प्रयुक्त किया जाता था और ये शब्द प्रयुक्त किया था 1838 में। तो बैक्टीरिया शब्द किससे विकसित हुआ? एक ग्रीक शब्द स्मॉल स्टफ से। 19वीं शताब्दी में रॉबर्ट कोच, जिन्होंने सेल हाइपोथेसिस दी थी, कोच हाइपोथेसिस दी थी, और लुईस पास्चर, जिन्होंने रेबीज की टीके का आविष्कार किया था,
ने सबसे पहले बताया था। कब बताया था? 19वीं शताब्दी में, कि अधिकांश बैक्टीरिया या अधिकांश बीमारियां बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न होती है या फिर इससे उत्पन्न होती है। इसका मतलब बैक्टीरिया को पैथोजेनिक के रूप में परिभाषित करने का श्रेय कोच और पॉचर को जाता है। इन बैक्टीरिया के विरुद्ध बैक्टीरियल डिजीज को खत्म करने के लिए विभिन्न प्रकार की मेडिसिन विकसित की गई। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया गया उनको एंटीबायोटिक नाम दिया गया। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई गई थी, उसके बैक्टीरिया के विरुद्ध विकसित की गई थी पॉल एरिहिक्स के द्वारा 1910 में। और ये एंटीबायोटिक सबसे पहले सिपिलस नामक बैक्टीरिया के विरुद्ध उत्पन्न की गई थी और इसके विरुद्ध उसको प्रयुक्त किया गया था। जब हम बात बैक्टीरिया के उद्विकास की करें, एवोल्यूशन की करें, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले बैक्टीरिया उत्पन्न हुए होंगे। कौन होंगे? बैक्टीरिया। क्योंकि ये सरल प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसी से विभिन्न प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास हुआ है, उसका उद्भव हुआ है। तो लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर बैक्टीरिया आ गए। ये बैक्टीरिया डोमेन आर्किया और डोमेन यूकेरिया के रूप में वापस विभक्त हुए। तो बैक्टीरिया से 2 प्रकार के नए जीव बैक्टीरिया के रूप में विकसित हुए, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकेरिया। अब सामान्य इसकी खोज के बाद में हम पढ़ना शुरू करेंगे इसको जनरल कैरेक्टर इसकी साइज के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, शेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, और बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से होता है, फ्लैजिला के आधार पर होगा, इसकी सेल स्ट्रक्चर कैसे होगी इत्यादि के बारे में। बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, चाहे वो साइज में हो, आकार में हो, परिमाप में हो, इत्यादि प्रकार की। सामान्यतः बैक्टीरिया का आकार 0.1 से 10 μm होता है। ये सभी जगह पर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, लिविंग बॉडीज, नॉन लिविंग बॉडीज इत्यादि भागों के अंतर्गत आपको बैक्टीरिया किसी न किसी प्रारूप में मिल जाएंगे। जो 1% बैक्टीरिया पैथोजेनिक के रूप में होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन डिजीज, एनिमल डिजीज और प्लांट डिजीज इत्यादि प्रकार की डिजीज को फैलाते हैं। तो ये मनुष्य को, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को और पादपों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। साइज के संदर्भ में बात करें तो बैक्टीरिया की साइज को मुख्य रूप से माइक्रोन के अंतर्गत नापा जाता है। जो बैक्टीरिया मेडिकल स्कोप की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन बैक्टीरियाओं का साइज या लेंथ 0.2 से 1.5 माइक्रोन होता है, जो कि डायमीटर में होती है, और 0.2 से 1.5 डायमीटर में, और 3.0 से 5.0 माइक्रोन लेंथ में पाए जाते हैं। तो इसकी ये जो है वो डायमीटर है और ये जो है वो लेंथ है। जब शेप के संदर्भ में बात करें कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होंगे, तो ये मुख्य रूप से कोकस प्रकार के, जिसको हिंदी में गोलाणु कहते हैं, बेसिलस डंडाणु कहेंगे, कोकोबैसिलस गोलाणु डंडाणु का मिक्स प्रारूप होगा, विब्रियो कोमा आकार के होंगे, स्पाइरलम वलय नुमा होंगे, स्पाइरोकीटा स्क्रू के समान पाए जाते हैं, स्क्वायर होंगे, वर्गाकार पाए जाते हैं, या फिर स्टार शेप होते हैं। सबसे पहले हम आकार के आधार पर बैक्टीरिया का जो विभक्तीकरण किया गया उसके आकार को देख लेते हैं कि नेचुरल कंडीशन में बैक्टीरिया किस प्रकार के दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो कोकस बैक्टीरिया का है। कोकस का मतलब होता है गोलाणु, और ये
छोटी छोटी गेंद नुमा जितनी भी संरचना दिखाई देती है वो टोटल क्या कहलाता है, गोलाणु कहलाते हैं या कोकस कहलाते हैं। ये कोकस वापस आपस में जुड़ करके दो कोकस हो जाता है, डिप्लोकोकस हो जाता है। कोकस आपस में मिलकर के एक श्रृंखला बना जाती है, स्टेप्टोकोकस हो जाता है, स्टेप्लोफाइलोकोकस हो जाता है। तो ये वापस इस प्रकार से कोकस के कई समूह पाए जाते हैं। सेकेंड जो डायग्राम आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है बेसिलस प्रकार का। बेसिलस का मतलब होता है दंडाणु, दंड के समान पाए जाने वाली जीवाणु। तो ये बेसिलस हो गए। इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये जो दो बेसिलस आपस में जुड़े हुए हैं इसको हम डिप्लोबेसिलस कहेंगे। ये भी डिप्लोबेसिलस बैक्टीरिया है। ये सिंगल बैक्टीरिया तो केवल डिप्लोबेसिलस कहलाएगा, मोनोबेसिलस कहलाएगा। ये भी एक सिंगल बेसिलस है। इनमें कहीं पर भी आपको फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट जो है वो स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब होता है समान घूमे हुए वलयकार। ये जो डायग्राम है वो नेचुरल डायग्राम है जो माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया गया। ये कोकस बेसिलस है। कोकस बेसिलस का कोकस गोलाणु, बेसिलस दंडाणु, इन दोनों की बीच की स्थिति है। न तो पूर्ण रूप से गोलाणु है और न ही पूर्ण रूप से बेसिलस है। गोलाणु किसको कहेंगे? ऐसे बैक्टीरिया जो गोलाकार हो, जिसकी एक वर्ताकार परिधि बनती हो और इसके केंद्र से इसकी त्रिज्या है वो एक समान होती है, रेडियस समान होती है, तो वो तो हो गया बेसिलस। लेकिन कोई लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में कम है तो उसको नाम देंगे हम बेसिलस। इस प्रकार के बैक्टीरिया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लगभग समान है लेकिन गोलाणु नहीं है तो उसको नाम देते हैं कोको बेसिलस शेप के बैक्टीरिया, जो दोनों का मिक्स प्रारूप होता है। नेक्स्ट है वो विब्रियो कोलाई, विब्रियो शेप बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल क्या आता है? विब्रियो कोलाई खाता है। इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम कोमाकार बैक्टीरिया कहते हैं। कोमा क्यों? कि उसकी मुख्य बॉडी होती है वो इस प्रकार की है, कोमा के समान, और उसके बाद में एक कशाभिका विकसित होती है, इसलिए उसको क्या नाम देंगे? कोमाकार। तो ये पूर्ण रूप से इस प्रकार का मुड़ा हुआ कर्व बैक्टीरिया होता है तो हम उसको नाम देते हैं विब्रियो। ये जो है वो स्पाइरोकीटा है। अभी हमने देखा था स्पाइरलम और ये हैं स्पाइरोकीटा प्रकार के। मुख्य रूप से अग्रभाग से ये थोड़े से नुकीले प्रकार के होते हैं और धीरे धीरे पश्च भाग की ओर जाते हैं। ऐसे ऐसे ये मोटे होते जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है स्क्वायर बैक्टीरिया। कैसा है? स्क्वायर, वर्गाकार बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया की लेंथ भी होती है वो लगभग 5 माइक्रोन के आसपास होती है। वर्ग के समान आकृति बनने के कारण इसको नाम देते हैं वर्गाकार। ये जो बैक्टीरिया आप जिसको देख रहे हैं ये कैसा है? स्टार शेप का है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो किसका है? स्टार शेप बैक्टीरिया का। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से ये आधा भाग इसका तारे के रूप में दिखाई देता है, दूसरा आधा भाग फिर एक तारे के रूप में दिखाई देता है। तो ताराकार संरचना होने के कारण उसको ताराकार बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया आकार के संदर्भ में पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि आकार में बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा विविधताएं होती है। कोकस हैं, बेसिलस हैं, ये वापस मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस इत्यादि के अंदर लगातार विभक्त होते रहता है। ठीक इसी प्रकार से बेसिलस भी मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस, इस प्रकार के बेसिलस में विभक्तीकरण होता रहता है। तो आकार के संदर्भ में यदि बैक्टीरिया को पढ़ा जाता है तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास में कुछ पैरामीटर हैं, तो हम उसको कैसे क्लासिफाई करें। जैसे शेप के आधार पर अपने प्रारंभिक आकार देखा था इसका, स्टेनिंग के आधार पर, उसको अभिरंजित करने के आधार पर। जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा अभिरंजन के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तीसरा होता है कार्य क्षेत्र के आधार पर, कोई संक्रामक होता है कोई असंक्रामक होता है। आपने एक प्रयोग पढ़ा होगा ग्रिप्ट का प्रयोग, फेडरिक ग्रिप्ट का प्रयोग, जो कि
चूहों पर किया गया था, बैक्टीरिया लिया गया था, साल्मोनेला टाइफी स्ट्रेप्टोकोकस लिया था। तो वो निमोनिया का रोगजनक एक चूहे के अंतर्गत वो रोग उत्पन्न करता है और दूसरा नहीं करता। तो एक उग्र हो गया, दूसरा अनुग्र हो गया। तो एक्शन के आधार पर होगा। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के आधार पर हम बैक्टीरिया को स्पष्ट रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक जिसको अपनी उपापचय क्रिया के लिए, श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और एनएरोबिक जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। पीएच के आधार पर भी हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे एसिडोफिलस है, थर्मोएसिडोफिलस है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, अम्लीय जीवाणु, क्षारीय जीवाणु और उदासीन जीवाणु। कौन से क्षेत्र में वो पाए जाते हैं? अम्लीय क्षेत्र में, चाहे मृदा हो या फिर जल हो, तो अम्लीय वातावरण के अंदर, क्षारीय वातावरण और उदासीन वातावरण के अंतर्गत। नेक्स्ट जो बेसिस है वो टेम्परेचर के आधार पर है, ताप के आधार पर। जैसे थर्मोएसिडोफिल्स, ताप, उच्च ताप युक्त वातावरण के अंतर्गत आसानी से जीवाणु अपनी उपापचय क्रिया को संपन्न करते हुए जीवित रहता है। कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी जीवित रहते हैं। तो टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर होते हैं। और एक होती है ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार, प्रासरणीय विभिन्नता, जिसमें जैसे किसी कोशिका को हम स्वच्छ जल से समुद्री जल में डाल देते हैं, समुद्री जल में लवण अधिक होते हैं, इसलिए वही प्राशन के कारण कोशिका सिकुड़ जाती है, मृत हो जाती है। तो इस प्रकार से जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर या प्राशनीय मान अधिक होता है, कम होता है, इसके आधार पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर भी बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। मुख्य रूप से बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन करने का जो आधार है हमारे पास में, वो शेप का है, स्टेनिंग का है, एक्शन का है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का है। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक एक टाइप्स को लेते हुए इसको विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।